एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में किया था हमने। गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करें। हेलो। ध्यान दो, अब इधर बातें बहुत होगी, पहले ही लेट हो आप। लास्ट क्लास में जो किया था एक बार उसको हम दोबारा से देख रहे हैं क्विकली। ठीक है, अगर कुछ कुछ भी समझ ना आया हो या फिर रिकॉल करना हो तो देख लेना, है ना, पूछ भी सकते हो कुछ भी। तो हमने स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या देखा था, सबसे पहले एक शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है, अपनी कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, आप किसी से पूरी कैपिटल एक बार में नहीं मांग सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे पार्ट्स में पैसा ले सकते हो। तो उस पार्ट को पैसे में को लेने के लिए आपने क्या डिवाइड कर दिया था, कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे डिनोमिनेशन, जिसको हम कहते हैं शेयर। ठीक है, अब शेयर के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी के पास किसी कंपनी का शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है, और एक मिस्टर ए है और उनके पास अगर 5,000 रुपीज है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, वो 5,000 रुपीज का उस कंपनी के 500 शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से उनके कितने इन्वेस्ट हो गए उस कंपनी में, 5,000 हो गए। सिमिलरली बी के 10,000 रुपीज है, तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने शेयर्स ले सकते हैं, 1,000। और सी कितने खरीद सकता है, अगर उसके पास 20,000 है, 2,000 ले सकता है। तो इस हिसाब से भी आप अपनी जो भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि कंपनी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो, अगर उसने पैसे चाहिए उसको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो बाहर के लोगों से, पब्लिक से नहीं मांग सकती। ठीक है, उसको कंपनीज एक्ट उसको ऑथराइज नहीं करता इस काम के लिए कि आप ये पैसे बाहर से लेकर आओ। आपने प्राइवेट कंपनी खोली है तो आपका पैसा भी प्राइवेट ही लगना चाहिए, अपने दोस्तों से बोलो, अपने रिश्तेदार से बोलो, जो एग्री हो रहा है आराम से। बट आप क्या नहीं कर सकते, किसी भी न्यूज़पेपर या कहीं भी मैगजीन में आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, ये इलीगल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी है पब्लिक कंपनी, इन दैट केस क्या आप पब्लिक से पैसा इनवाइट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आप मनी रेज कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि शेयर्स जो होता है उसके ऊपर क्या देती है कंपनी हमें, मतलब जैसे बैंक में पैसे इन्वेस्ट करके आता है ना, एफडी या आरडी या फिर अपना जो भी सेविंग बैंक है, उसमें अगर आप पैसा छोड़ते हो तो बैंक आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे, वो भी एक तो आपको प्रॉफिट होगा ये वाला कि आपका शेयर का रेट बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। इसके अलावा कंपनी आपको हर साल, कुछ कंपनीज, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है डिविडेंड पे करना, कुछ कंपनी आपको हर साल या हर 6 महीने बाद ये आपको डिविडेंड पे करती है। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड हो गया किसके ऊपर मिलता है, शेयर्स के ऊपर मिलता है। तो शेयर्स के ऊपर जो भी हमें इनकम मिलती है वो होती है डिविडेंड। और जो हमें डिवेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स के ऊपर जो मिलता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये बताया था मैंने कि अगर, हाँ, तभी आपको डिविडेंड पे करना होता है। बस दो शेयर्स बताए थे, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आपको देना होता है पहले, किससे पहले, इक्विटी शेयर से पहले। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको देना ही देना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी आप बोल सकते हो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, आप जाओ। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो उनके आगे जो परसेंटेज लिखी होती है ना फिक्स, वो आपको डिविडेंड देना होगा। लेकिन अगर बात करूं मैं डिवेंचर्स की, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको देना ही देना है। मैंने बताया था ना, घर में कोई ऐसे रिश्तेदार आ गए जो आते जाते रहते हैं, तो उनके पास अगर घर का खाने का कुछ होता है तो दे देते हो कि खा ले भाई आज, नहीं होता तो कोई बात नहीं। लेकिन जो स्पेशली कभी कभी आ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं, उनको क्या कहते हो, अरे आज है ही नहीं, छोड़ो अगली बार आओगे तो खा लेना, नहीं ना, उनके लिए तो मंगाया ही जाता है। तो सेम वे में आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे करना ही होता है। तो मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था, जो खर्चा आपको करना ही है, जो पेमेंट आपको करनी ही है, उसको क्या नाम दिया था मैंने, चार्ज। और जो खर्चा आपने प्रॉफिट हुआ तो पे करना है, इसको क्या बोलते हैं, लिखा हुआ बोर्ड पे, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन क्या होती है, जब आपको प्रॉफिट हुआ है तभी आपने आगे बांटना है। ठीक है, लेकिन चार्ज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, आपको वो पे करने ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। चाहे आप पहले ही 10 लाख के लॉस में हो, आपको अगर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना है तो पे करो, आपका लॉस बढ़ के 11 लाख हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं है, अगर आप पहले से 10 लाख के लॉस में हो तो डिविडेंड आपको पे नहीं करना। ठीक है, देन नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था इसके अंदर,
मैं नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है। जो पैसे आते हैं कंपनी के पास, ठीक है, जैसे शेयर इशू किया तो पैसे आएंगे ना, तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, ये 10 रुपए का शेयर मान के चलता हूँ मैं किसी कंपनी का, और वो पूरे 10 रुपए एक ही बार में मांग लेती है आपसे, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा बहुत होता है, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी ऐसे ही नहीं मांग लेती पैसे, मेरे को पता ही क्या चलेगा कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो कंपनी पहले पब्लिश करती है हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज चैनल्स पे और ये सब जगहों पर कंपनी पब्लिश करती है कि अब हम आईपीओ ला रहे हैं। आईपीओ ला रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या समझना चाहिए कि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई है, ठीक है ना। कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो कंपनी या तो इकट्ठा पैसा मांग लेगी, या फिर वो पैसा मुझसे कुछ पार्ट्स में मांगेगी, जिसको इंस्टॉलमेंट्स में भी कह सकते हो, है ना। तो अगर एक ही बार में पैसा मांग लिया तो मैं क्या कहता था, ये क्या है, लमसम अमाउंट है, लमसम अमाउंट मांग रही है कंपनी हमसे। और अगर वो पार्ट में मांग रही है इंस्टॉलमेंट में, तो मैंने उसको कुछ 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट क्या था सर, एप्लीकेशन, दूसरा पार्ट क्या था, तीसरा, उसके बाद फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो मर्जी आप कह सकते हो ना। तो इस तरह से अब अगर कंपनी अपने 10 रुपीज वाले शेयर को मार्केट में 10 रुपीज में ला रही है तो अलाउड है, कंपनी लॉ में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, मना नहीं करेगी। इसको कहते क्या है, एट पार ला रही है। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर का रेट से ऊपर लेके आ रही है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है शेयर की, लेकिन मार्केट में कंपनी उसको उससे ऊपर लेके आ रही है, से 13 रुपीज में लेके आ रही है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एट प्रीमियम। और कंपनी अपने शेयर का रेट से कम पे वैल्यू ला रही है मार्केट में, क्या बोलूंगा, क्या ला सकती है, नहीं ला सकती। क्यों खरीदेंगे जब अलाउड ही नहीं है, ठीक है। एक तरह के शेयर्स होते हैं जो स्वेट इक्विटी शेयर्स, वो आगे बात करेंगे, वैसे तो थ्योरी में आपको पढ़ना होगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स एक यही शेयर्स हैं जो कंपनी डिस्काउंट पे ला सकती है, इसके अलावा कोई शेयर्स नहीं है जो कंपनी डिस्काउंट पे दे सकती है। भाई साहब, आपको अगर 10 रुपए की चीज, ऐसे तो कोई भी बंदा आराम से पैसे इकट्ठे कर लेगा, ये अगर इन्होंने अलाउ कर दिया ना, तो आप भी मार्केट से आराम से शेयर्स इकट्ठे कर लोगे। कोई भी ऐसी बेनामी सी कंपनी बना दोगे जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों को थोड़ी पता है। कुछ लोग देखते हैं फाइनेंशियल, आपको बैलेंस शीट देखनी आती है किसी कंपनी के अच्छे से, नहीं ना, जज कर सकते हो कि अच्छी बैलेंस शीट है, गंदी बैलेंस शीट है। अब मैंने वहां पे अपनी एसेट्स इतनी अच्छी अच्छी दिखा रखी है, आपको क्या पता, आप देखने आओगे मेरी कंपनी में, यार ये तो है ही नहीं, इसके बाद मैं दिखा दूं डेटर्स है मेरे, मैंने कई लोगों से 5 लाख रुपए, इसी से 5 करोड़ रुपए से, आप मान जाओगे, नहीं ना। तो कोई भी कंपनी अपनी ला सकती है, बैलेंस शीट वगैरह बना के दे सकती है, हम एक कंपनी है, और कोई भी सीए साइन कर देगा उस पर, थोड़े पैसे उसको खिला दो, ठीक है ना। मतलब होता नहीं ऐसा जनरली, बस ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है ना। तो अब ऐसे भी ऐसे कंपनी आए, अपनी इतनी बढ़िया बैलेंस शीट दिख रही है, आप हो गए अरे 10 का शेयर 5 रुपए में दे रही है, खरीद लेते हैं, खरीद ले, तो उसके तो 5 रुपए पे उसका फायदा ही है। कंपनी डूब डूब अपने बाद में लिक्विडेशन दिखा देगी, वाइंडिंग अप दिखा देगी। तो इसलिए शेयर को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। एक ही शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, वो है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट होता है ना, खून पसीने की कमाई होती है ना, स्वेटिंग होती है ना, तो वैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको देती है कंपनी, अपने एम्प्लॉइज को देती है, जो कंपनी के लिए अपना पसीना बहाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन शेयर्स का नाम क्या रखा गया, स्वेट इक्विटी शेयर। तो जो लोग आपके अपने हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या उसको तो आप अपने रेट से कम पे दे सकते हो ना चीज। तो इसलिए सिर्फ एक स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकती है एक कंपनी, अदरवाइज जो ये नॉर्मल शेयर्स हैं आईपीओ लाके डिस्काउंट पे इशू, सो गए थे, पक्की बात, ठीक है, नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इसके बाद क्या देखा था, उसके बाद देखी थी मैंने जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में पहले मैंने देखा था कि कंपनी एक ही बार में पैसा मंगा रही है अपना सारा, जब एक ही बार में मंगा लेगी तो पहले किसकी एंट्री होगी, बैंक की, पैसा आने की। कंपनी आप पे भरोसा कैसे कर ले कि आप एंट्री करके बैठ जाए अपना जो अलॉटमेंट के पहले क्या आती है, एप्लीकेशन, पहली बार में एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही आ जाती है अगर एक ही इंस्टॉलमेंट आ रही है। एप्लीकेशन भी भर दी, अलॉट भी हो गए शेयर्स, यानी कि वो इकट्ठे पैसे हो गए एक साथ। तो पहले कंपनी अगर ट्रांसफर करते शेयर कैपिटल में, कल को आपने दिए ही नहीं तो वेस्ट गई ना एंट्री, रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए क्या किया जाता है, पहले पैसे आने की एंट्री की जाती है, पैसे आ जाए फिर इस पे भरोसा किया जा सकता है सामने वाले पे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले मैंने बोला था कि 1 लाख शेयर इशू किए हैं कंपनी ने और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी को। तो कंपनी एक ही बार में मांग रही है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पैसा आया, और ये पैसा किससे रिलेटेड है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से रिलेटेड है।
फिर ये शेयर एट एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, ये सारे पैसे मिलके किस में जाने होते हैं, इसमें जाने होते हैं, शेयर कैपिटल में जाने होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट से निकाल के किस में डाल देते हैं, शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। ये केस क्या था जिसमें मैंने सारे पैसे एक ही बार में मंगा लिए। क्या एक ऐसा भी केस बन सकता है जहां पर सारे पैसे एक बार में नहीं आएंगे? अब क्या होगा, इन पार्ट्स जो हैं वो पैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, और इस तरह से पैसे आएंगे। सबसे पहले मैं मांगूंगा उनसे 3 रुपए, फिर दोबारा थोड़े दिन बाद मांगूंगा मैं 3 रुपए, फिर कुछ दिन बाद 2 रुपए, एंड फाइनली फिर 2 रुपए। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जो पैसा सबसे पहले है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, सेकंड वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो अलॉटमेंट से, उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल। तो इस केस में हम क्या एंट्री करते थे, पहले तो पैसे आने की ही करेंगे, पहले तो पैसा आना चाहिए, उसके बाद देखी जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट कुछ दिन बाद होनी है। तो उसके बाद आ गया, फिर ये एप्लीकेशन के पैसे को फिर से उसी घड़े में डाल दिया जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। फिर क्या किया जाएगा, अब हम उस पर भरोसा कर चुके हैं, अगर किसी ने एक इंस्टॉलमेंट दे दी है, अब भागेगा तो है नहीं, क्योंकि हमने उससे पैसे तो ले लिए, बदले में उसे कुछ दिया थोड़ी है, अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं है। इसका मतलब अब वो भागेगा नहीं। अब मैं उसके पहले एंट्री उसकी अलॉटमेंट की कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता हूँ, फिर चाहे अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से आगे की एंट्रीज हमने करी थी। यहां तक क्लियर। ये मैंने जो केस लिया था ये क्या था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार वाला केस था। ठीक है, नहीं लिखा तो आप चाहे लिख लेना इसके ऊपर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने शेयर्स को इशू किया प्रीमियम पे, और प्रीमियम अगर ना बताया हो तो अलॉटमेंट में मान के चलना। ठीक है, वैसे मोस्टली बता भी देगा, नहीं भी बताया होगा तो अलॉटमेंट में मान के चलना। ठीक है, और कोई अपने हिसाब से कुछ भी एजम्पशन मत लेना। तो यहाँ पर भी वही है, 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है, लेकिन इस बार 10 से थोड़ा ऊपर, यानी कि प्रीमियम पे इशू किया था। जब प्रीमियम पे शेयर इशू किया जाएगा तो ऑलमोस्ट वही रहेगी सारी एंट्रियां। ठीक है, मैंने बताया था ना कि एप्लीकेशन वाले में कोई फर्क नहीं है क्योंकि इसमें प्रीमियम है, सेम एंट्री, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की सारी एंट्रियां सेम रहेंगी। सारा जो फर्क आएगा वो आएगा सिर्फ अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट की भी कौन सी वाली एंट्री में, जिसमें वो ट्रांसफर करता है। पैसे तो पूरे आ जाएंगे, पैसे वाली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहां पर दिक्कत आएगी, जहां पर वो शेयर अलॉटमेंट के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करता है। जैसे वो शेयर अलॉटमेंट पे जो 5 लाख रुपए है वो कैपिटल में ट्रांसफर करने जा रहा था, किसी ने, भगवान ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया, अरे भैया क्या कर रहे हैं, इस 5 लाख में से 3 लाख रुपए तो कैपिटल के रिलेटेड है, फेस वैल्यू से रिलेटेड पैसा ही कैपिटल में जाता है। ये बात क्लियर है, फेस वैल्यू से रिलेटेड पैसा ही कैपिटल में जाता है। तो यहाँ पर 5 लाख में 2 लाख तो प्रीमियम का था, इसलिए उसको 3 लाख रुपए कैपिटल में डालने थे, और 2 लाख रुपए, भाई साहब सो गए नहीं, 2 लाख रुपए शेयर, शेयर प्रीमियम पहले बोला करते थे, पता नहीं किस जमाने में, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्यों डालते हैं इसमें, क्रेडिट क्यों किया हुआ है, उस दिन भी पूछा था मैंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया है? अच्छा, प्रीमियम आ रहा है, कंपनी लेके भाग जाएगी इसे, उसकी हो गई, अपने घर पे खर्चा कर रही, नहीं ना। कहाँ दिखाया जाता है, ये भी मैंने पूछा था ना, लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है। तो लाइबिलिटीज में जो चीज आ रही है वो इनकम कैसे हो सकती है मेरे दोस्त, हो सकती है, लाइबिलिटीज में नहीं हो सकती ना। ये पैसा है तो उन्हीं का ही, इन्वेस्टर्स का, पर ये कंपनी के कुछ और प्रोजेक्ट्स है जहां पे इसको यूज कर लेंगे। आगे आप इसको पढ़ोगे, थियोरिटिकली पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि शेयर प्रीमियम का पैसा या सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सुनो सुनो, बातें नहीं चलेंगी, मेरी बात सुनो। जब कंपनी को ना बोनस शेयर इशू करने होते हैं कुछ टाइम बाद, बोनस शेयर का मतलब पता है, जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, खुश होके उससे उसको कंपनी और शेयर इशू करती है। तो वो शेयर का जो पैसा है, कंपनी कहाँ से यूज करेगी वो पैसे को, सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज करेगी। ठीक है, ये रिजर्व्स होते हैं आपके, ये कंपनी के पैसे नहीं है, कंपनी के नहीं हो गए, मतलब ये अपने नहीं हो गए, रहेंगे तो उसी के जिसने दिए हैं, लेकिन इस पे थोड़े कुछ टाइम बाद यूज किया जाएगा इसको। ठीक है, जैसे ही घर में हम कुछ सेविंग भी करते हैं ना, तो वो सेविंग की तरह इसको यूज करेंगे पैसे। ठीक है, कंपनी का नहीं हो, चाहे क्यों नहीं। ओके, तो यहां तक अभी और भी है। हाँ,
फिर मैंने ऐसा भी क्वेश्चन किया था जहां पर कोई बंदा फ्रॉड कर देता है, फ्रॉड का ही कहेंगे उसको, हम ये कहेंगे कि पैसे उसने जो देने थे वो नहीं दिए। फ्रॉड क्या होगा? फ्रॉड तो वो होता है ना, कोई हमारा पहले पैसे ले चुका है अब देने से मना कर रहा है। यहाँ तो इसने हमसे कुछ लिया ही नहीं था, अपने ही कुछ पार्ट का पैसा पहले दे रहा था एकदम से बंद कर दिया, तो जितना दे चुका है वो भी हम इसका दबाने वाले हैं पैसा। तो ऐसे केस में इसने क्या ही फ्रॉड किया है, लेकिन हाँ गलत किया है इसने बीच में आकर। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके शेयर्स को जब्त कर लेंगे। जब्त मतलब फोरफीट कर लेंगे, और फोरफीट करके क्या कर देंगे, एक बात ना, कंपनी किसी की बाइक कार उठा लाती है तो उठा के क्या घर में ही रखती है? नहीं ना, उसको आगे रीसेल करती है। ऐसे ही उसके शेयर जब मैं फोरफीट करके ले आऊंगा तो फिर मैं उसके बाद क्या कर दूंगा, री इशू कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है थोड़े कम पे करूं, हो सकता है उतने पे ही करूं, हो सकता है उससे ज्यादा पे भी। री इशू के टाइम पे डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं तो कोई लड़ना मत मेरे से कि आपने कहा था कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, अब कैसे कर रहे हो। ठीक है, उस समय मैं आराम से इशू डिस्काउंट पे भी कर सकता हूं। कब? कब? जब मैं किसी का पहले का सामान लाके बाद में बेच रहा हूँ। ऑब्वियस यार, उसने कुछ तो डेप्रिसिएशन कर दी होगी ना गाड़ी में, अब की बार तो मैं थोड़ा बहुत री इशू करते समय डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं लड़ेगा मेरे से उस समय, ओ झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तो आओ इस पे चर्चा करें। कॉल्स इन एरियर क्या था, अगर किसी ने जो पैसे देने हैं वो नहीं दिए, अभी नहीं दिए, तो वो कॉल्स इन एरियर में चला जाता था। ठीक है, तो इसकी एंट्रियां मैंने कर दी थी सारी। बैंक अकाउंट डेबिट देखो एंट्री में फर्क कौन सी वाली में आया था, इस वाली में आया था जिसमें अलॉटमेंट थी। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास कितने शेयर्स थे, इंसान के पास 1000 शेयर्स थे इस शेयर होल्डर पे, और इसने मुझे क्या नहीं दिया, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अगर 1000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट के ऊपर कितने पैसे हैं, 5 रुपीज, तो 1000 इंटू 5, 5000 रुपीज इसने मुझे नहीं दिए। तो 5 लाख रुपए अगर आने थे अलॉटमेंट पे, तो मैं इसकी क्या एंट्री कर सकता हूँ, 5 लाख रुपए यहाँ से कम कर दूंगा, जो पैसे आने थे बाकी आ गए। या फिर ये जैसे कह रहे थे कॉल्स इन एरियर के हिसाब से डेबिट कर दो, नुकसान हो गया ना, इसलिए। और फिर क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये आज से बिलोंग करता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। अब हम क्या करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हो सकती है अंडर, जो कि हो सकती है ओवर। कोई दिक्कत? सब्सक्रिप्शन, एक बात बताओ, मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 1000 रजिस्टर्स बेचने जा रहा हूँ, है ना, तो मार्केट में क्या खरीदने वाले भी एग्जैक्टली 1000 ही होंगे? नहीं ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी कंपनी ने मार्केट में शेयर लेके आया, आईपीओ लेके आया, और उस आईपीओ में वो लेके आया 1 लाख शेयर्स, हम 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं एक 10 रुपए के हिसाब से, तो क्या खरीदने वाले लोग भी 1 लाख ही उसको मिलेंगे एग्जैक्टली? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है हो उतने भी। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर कंपनी ने इशू किया है, मान लो अगर इशू ज्यादा कर दिए और सब्सक्राइब कम हुए, तो इसको क्या नाम देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। और जो इशू करे थे वो कम थे लेकिन सब्सक्राइब लोगों ने ज्यादा कर लिए, इसको क्या नाम देंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड issued 1 lakh shares of ₹10 each, and public subscribe for 80,000 शेयर्स। समझ गए? 1 लाख शेयर लेके आई कंपनी, और लोगों ने सिर्फ 80,000 के लिए सब्सक्राइब किया, यानी कि कंपनी की रेपो अच्छी नहीं है मार्केट में, इसलिए ये हाल हुआ उसका। सेकंड, सेकंड केस में क्या है, इस उल्टा कर दो इसका चाहे तो, ए लिमिटेड issued 1 lakh shares of ₹10 each,
बट पब्लिक सब्सक्राइब। 1,50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। क्या बोलेंगे इस वाले केस को, सेकंड वाले को? ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को भी? ओके। अब करे क्या कंपनी ऐसे केस में? कंपनी इस केस में क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है। पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले पहले जिसने इन्वेस्ट कर दिया होगा उसको 1,00,000 शेयर्स देके, जो बाद के 50,000 है उन्होंने उनको कह दिया होगा यू मे लीव। बट ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग एकदम सेम टाइम पे आए होंगे, उसका क्या करे, है ना? तो कंपनी इसके लिए कुछ और ऑप्शंस बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या क्या ऑप्शंस फॉलो कर सकती है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। आप एक एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज करो किसी का बर्थडे है और वो गया है मंदिर लड्डू लेके, या गुरुद्वारे या मस्जिद, जो भी जहां जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी गया है अपने खाने की चीज लेके, अब वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से लेके गया था, 100 लड्डू लेके गया था मान लो। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा पहले सबको एक एक देने लग गए। ऐसे होता ना मोस्टली, किसी के साथ रियल में हुआ है ना? नहीं हुआ, जाते ही नहीं मतलब ये सब लेके, खाने ही जाते हो लोग। तो क्या होता है ना कि हम शुरू में क्या करते हैं, सबको एक एक लड्डू पकड़ा रहे होते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाहर पीछे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, फिर हम आधा आधा करके देने लग जाते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं, सबको प्रसाद मिलना चाहिए, है ना, ऐसे करने लगते हैं। बट धीरे धीरे वो आधा भी निपट जाता है, किसी को सिर्फ डब्बा ही पकड़ा देते हैं, देख भाई जो मिल जाए खा लेना इसमें से। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम जो शुरू वाले जो शेयर्स मांग रहे आ रहे हैं, हो सकता है जो शुरू में मुझे लग रहा था कि 60,000 लोग जो आएंगे उनको तो मैंने पूरे 60,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, इट इज नॉट वर्किंग। फिर जो नेक्स्ट 60,000 लेने आए शेयर्स, उनको मैंने आधा थोड़ा तोड़ के इधर उधर से करके 40,000 लड्डुओं में उनको भी निपटा दिया। मतलब कि मैंने उनको 40,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, अभी भी उसके बाद भी मुझे 30,000 लोग और दिख रहे थे। क्या किया गया इनका? भगा दिए। क्या कर सकते थे, और मैं लड्डू लेने जा नहीं सकता, तो इनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये सारा काम किया जा सकता है। अब जो, चलो लिख लो पहले। भाई साहब लिख लो तो बताना, मैं शुरू करूंगा है। क्या हो गया? मतलब ये कि जो शुरू में 60,000 आ रहे थे ना शेयर्स लेने, शुरू वाले जो 60,000 लोगों ने अप्लाई किया होगा, उसको मैंने पूरे 60,000 शेयर्स दे दिए। कंपनी के पास शेयर्स कितने इशू करने के लिए, मानो 1,00,000 है ना? क्या 1,00,000 से ऊपर शेयर इशू कर सकती है कंपनी? नहीं कर सकती। जो शुरू में 60,000 लोग आए थे उनको पूरे 60,000 दे दिए। अब कंपनी की पॉकेट में शेयर्स कितने बचे हैं? 40,000। फिर उसके बाद फिर 60,000 लोग आए, कंपनी ने उनको, किसी को, किसी जिसने 100 मांगे थे उसको 80 दे दिए, किसी ने 40 मांगे थे उसको 20 दे दिए, किसी का, इस तरह से कर कर आके 60,000 लोगों को कंपनी ने कितने शेयर्स दे दिए? 40,000 शेयर्स दे दिए। क्या अब कंपनी के पास कुछ बचा? नहीं बचा ना। तो उसके बाद भी, क्योंकि टोटल तो 1,50,000 लोग थे ना, टोटल लोग जिन्होंने अप्लाई किया था वो कितने थे? हाँ, तो 60,000 को पूरे 60,000 दे दिए, अगले 60,000 को मैंने दे दिए 40,000। अब बचे कितने? 30,000 को देने के लिए कुछ है? सॉरी बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब क्या करना था? हाँ, तो इसको क्या क्या नाम देते हैं? इसको तो कुछ नाम दे ही नहीं सकते ना, जिसके 60,000 थे पूरे 60,000 दे दिए।
इसको भी क्या ही बोलेंगे, रिजेक्ट बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। इसको एक टर्म बोला जाता है, मोस्टली आपको पता भी होगा, 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो। इसको क्या नाम देते हैं, प्रो राटा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब जितने शेयर्स उन्होंने मांगे थे उससे कुछ कम में उनको सेटल ऑफ कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। पता था यार ये बात, फिर तुमने यार ये बात इतनी देर से समझी। आई एम इम्प्रेस्ड। आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ए लिमिटेड इशूड, साथ साथ नोट कर लो। ए लिमिटेड इशूड 1 lakh shares of ₹10 each at par. Public subscribed for वही क्वेश्चन बना रहा हूँ उसी को। 1,50,000 shares. Allotment was made as follows. Allotment was made as follows. क्या था वो, 60,000 शेयर्स को फुल, फर्स्ट 60,000 फुल। नेक्स्ट फर्स्ट 60,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट हो गई, पूरे 60,000 मिल गए। नेक्स्ट 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स ही मिल पाए, और रिमेनिंग जो बैलेंस बचे थे उनको नील। इसकी एंट्री करते हैं पहले। वाइस से पहले amount was table as follows. जर्नल एंट्री करते हैं पहले। सबसे पहला काम पैसा आएगा, क्या एंट्री कर दूं? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पैसे आएंगे एप्लीकेशन पर? 1 लाख है, 3 लाख। आप बता दो कुछ। 3 लाख। तुम ले लो, 1 मिनट में पीछे पूछ लेता हूँ। हाँ जी बताओ आप। 3 लाख आएंगे। सबने बता दिया, कोई रह गया? सब क्यों गलत बताते हो? हाँ 4,50,000 आएंगे ना। लोगों ने जब अप्लाई किया होगा तो अप्लाई के साथ पेमेंट करी होगी कि नहीं करी होगी, एप्लीकेशन मनी के साथ। कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया था? 1.5 लाख। तो जो भी अप्लाई कर रहा है वो एप्लीकेशन मनी दे के अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो पहली एंट्री जो हम करेंगे इसमें वो 1,50,000 शेयर्स के हिसाब से करेंगे। सबने 1,50,000 शेयर्स पे कितने रुपए दे दिए कंपनी को? 3 रुपीज दे दिए, क्योंकि 3 रुपीज थी फर्स्ट को ये एप्लीकेशन। तो कितने पैसे दे दिए कंपनी को? 4,50,000 आ गए। कोई डाउट है किसी को इसी में?
ठीक है। सेकंड, अब उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ दे देते हैं उसको, शेयर कैपिटल में। तो मैं इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, शेयर कैपिटल में। मैं जैसे ही शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने जा रहा हूँ शेयर कैपिटल में, तो मुझे भगवान ने फिर से रोक लिया इस बार, तू एक गलती और कर रहा है इस बार। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन का तो था ही नहीं। एप्लीकेशन पे तो रूल के हिसाब से कितना जाना चाहिए, आपके 1 लाख शेयर्स हैं, उसके हिसाब से 3 लाख रुपए आपके जाने चाहिए एप्लीकेशन में। तो आप इससे ज्यादा कैसे डाल सकते हो उसमें, है ना। तो मैंने कहा अच्छा सॉरी गलती हो गई, तो 3.5 लाख में से 3 लाख डाल देता हूँ। और मैंने कहा हो गई एंट्री, खुश। फिर ये तो सबको ही पता है जनरल एंट्री जब भी कर रहे हो कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो अब क्या करें बाकी पैसे का, है ओवर सब्सक्राइब। अब देखो कुछ लोगों को तो वापस भी करना पड़ेगा ना पैसा, जिन्होंने भर दिया था और उनको नहीं मिले शेयर्स, उसको वापस देंगे नहीं देंगे। तो इस बार पैसे जा रहे हैं, पैसे जाने का मतलब टू बैंक। कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, जिनको नहीं मिले, बैलेंस शेयर्स को नहीं मिले। तो 30,000 लोगों को नहीं मिले थे, 30,000 शेयर्स वालों को नहीं मिले थे ना, तो इनको पैसे वापस कर देंगे। इन्होंने 30,000 शेयर्स के ऊपर जो अपने 3 रुपीज मेरे को दे रखे हैं, यानी कि 90,000 इनको वापस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी भी बराबर नहीं हो रहा, अभी भी कितने बन रहे हैं, 3,90,000 बन रहे हैं। तो मुझे कितने हिसाब बराबर करने हैं। तो अगर किसी का फालतू पैसा आ जाता है और उसको शेयर्स दिए हमने, तो उसका क्या कर सकते हैं हम, उसको आगे आगे उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। आगे क्या होने वाला है, अलॉटमेंट होगी ना। जब वो अलॉटमेंट के टाइम से पैसे देने आ रहा होगा, मैं उसको कहूंगा भाई रुक जा, इतना अच्छा मत बन, पहले के तेरे पैसे आ रखे हैं, थोड़े से उसमें से हटा देता हूँ मैं, बाकी पैसे दे दो मेरे को, यही होगा ना। तो इसलिए बाकी पैसे से मैं क्या कर दूंगा, अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दूंगा टू शेयर। अब हम यहाँ पे सीधा कुछ लोग 60,000 कर देते हैं इस हिसाब से, है ना, कि 4.5 लाख रुपए बनने थे, 3,90,000 बन चुके हैं, 60 और रह गए थे, यहाँ डाल देते। ये 60 आए कैसे, 60 कैसे आए देखो, यहाँ जिन्होंने 60,000 इसके अंदर, इनको तो पूरे पैसे यूज हो गए होंगे इनके एप्लीकेशन के टाइम पे, है ना। इन लोगों के पैसे वापस कर दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो किन लोगों के होंगे, जिन्होंने 60,000 शेयर्स के हिसाब से अपना अप्लाई किया था, और उनको मिले कितने, 40,000 शेयर्स। तो इन्होंने 20,000 शेयर्स पे फालतू पैसे दिए होंगे ना मेरे को। ये बात समझ आ गई? जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स मांगे थे, हमने उन्हें कितने दिए, 40,000। यानी कि उसने मुझे एप्लीकेशन की मनी जो दी होगी वो कितने शेयर्स पे दी होगी, 60,000 पे दे दी होगी। पर उन्हें देनी कितने शेयर्स पे चाहिए थी, 40 पे। तो उनके एक्स्ट्रा 20,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आ रखी है ना फालतू, ये 3 रुपए। तो ये जो है, ये हमने जो है आगे उनको एडजस्ट करना है। जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया दोबारा बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 60,000 कहाँ से आएंगे वो बता दिया मैंने, 20,000 इंटू 3। हाँ जी, एनीवन समझ आ गया पीछे सबको? जी। थर्ड एंट्री करेंगे इसकी। अब क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने शेयर्स की हुई है, 1 लाख शेयर्स की।
अलॉटमेंट पे आने कितने थे? 5 रुपए शायद, 4 थे। अलॉटमेंट में आने से 4 रुपए, कितने पैसे आएंगे? मतलब ये मान के चल रहा है कि अलॉटमेंट पे 4 लाख रुपए बनते हैं, तो 4 लाख रुपए आएंगे। फोर्थ एंट्री करने जा रहा हूं मैं। पैसे आएंगे अलॉटमेंट के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट के? एनीवन? हो सकता है। पीछे कोई आंसर? अलॉटमेंट जो है 8,000 तो पहले ही इन्वेस्ट हो गया ना। अच्छा सर, जो 8,000 है वो तो पहले ही आ गया। ठीक है, पीछे कोई अपना अलग से आंसर बताना चाहे तो। ये बोलना ही नहीं चाह रहे भाई, सब नीचे मुंह करके बैठे हैं। अच्छा भैया रुको तो सही, मैंने अभी आंसर कहाँ दिया है, फिर तो सुन लो। अभी तो मैंने बोला ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भाई साहब सही बोल रहे हैं एकदम। जब आप अलॉटमेंट का पैसा आपके पास आएगा तो क्या वो लोग भी देंगे जिन्होंने पहले फालतू दे रखा था? दोबारा देंगे वो लोग पैसा? नहीं ना। वो लोग अपने पैसे जो जो 60,000 पहले दे चुके हैं एक्स्ट्रा, उनको यही बोल के तो कहा था हमने, ये 60,000 तुम्हारे एक्स्ट्रा आ गए, अलॉटमेंट पहले से ही क्रेडिट हो चुकी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट क्रेडिट होगी वो और कितने अमाउंट से होगी? आपने देखो अलॉटमेंट से कितना पैसा कैपिटल में डाल दिया है, 4 लाख रुपए, और जिसमें अलॉटमेंट आप पहले 60,000 को क्रेडिट कर चुके हो ना यहाँ पर। ये देखो, यहाँ अलॉटमेंट पहले से 60,000 क्रेडिट हो चुकी है ना ये वाली, तो अब मैं और क्यों 60,000 से क्रेडिट करूं? है ना? तो अब मेरे को कितने से क्रेडिट करना चाहिए? 3,40,000, सॉरी। नहीं कोई पॉइंट समझ आ रहा तो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे मत जाना कि आधे अधूरे उससे चले गए, आधा समझ आया आधा। 3,40,000 ही आएंगे। बैंक में भी कितने आएंगे? 340। वो दोबारा थोड़ी देंगे मेरे को पैसे जिन्होंने पहले दे दिए। क्लियर है एंट्री? फाइनल कॉल जो है उसकी एंट्री अपने आप कर दो। मैं अपनी कर रहा हूँ, तुम अपनी करना, चीटिंग मत करना इसमें। फाइनल कॉल की कितने, 3 रुपए की थी? हाँ, उसी को मैंने फर्स्ट एंड फाइनल मान लिया, जो तुम्हारा दिल करे, क्वेश्चन में जैसे दे रखा हो वैसे मान लेना। कर ली एंट्री? डन? हो गया? आगे एक अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, देखें क्या होता है। A Limited issued 1 lakh shares of ₹10 each at par. Public subscribed for
80,000 shares. Payable as Mr. X, holder of 3,000 shares, fails to pay allotment money and call money. फर्स्ट कॉल मान लो जो भी है ना, पहले क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी, अमाउंट बताना है कितना आना चाहिए। $7 लाख एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर 5,60,000 एक और आंसर आ गया। इसके अलावा कोई आंसर? हाँ जी, ये ठीक है। दोनों ऑप्शन के साथ जा रहे हो, बिल्कुल इन दोनों में से ये एक हो सकता है ना? अब एक बात बताओ, आपने जब शेयर इशू करे 1 लाख और लोगों ने अप्लाई किया 80,000 शेयर्स के लिए, तो आपके पैसे कितने के हिसाब से आएंगे? 80,000 के हिसाब से आएंगे ना। तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, पैसे तो वही आ सकते हैं जितना लोग अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर तो कोई पब्लिक ही माए बाप है इस केस में। तो 80,000 शेयर्स पे ही 7 रुपए आएंगे बस। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता आपको, बस 80,000 लेके चलना होता है। ये भूल ही जाना होता है कि 1 लाख भी क्वेश्चन में कहीं था, बस। हाँ हाँ बताओ। तो मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कंपनी एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी क्या? कहने का मतलब है थर्ड पार्टी पार्टी लॉस कराया जाता था, अगर आपके शेयर में 90% नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके चल रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, जो तुम कह रहे हो, है ना? मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आपकी इशूड शेयर कैपिटल का अगर 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको क्या करना होता है? उनके पैसे लौटाने होते हैं। इसका मतलब ये माना जाता है आपका इशू हो गया फेल। मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि 1 लाख आपने इशू किए थे शेयर्स 10 लाख का, तो 10 लाख का मतलब 9 लाख रुपए तो आने ही चाहिए। तो यहाँ पर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन फेल हो गई है इसकी। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कहीं, ठीक है? जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। पहली एंट्री, दूसरी, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। सारा का सारा 5.6 लाख। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट से कितने जाएंगे पैसे कैपिटल में? हाँ जी, दोनों में से एक आंसर। 16, 1,60,000 जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ पक्की बात हो गई, सोच लिया ना? लिख दो फिर उसमें। मैंने तो कहा ही था कि मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा, सीधा ही आगे चले जाऊंगा कॉल से नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ यहाँ पर होगा उसका जो इफेक्ट आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। पैसे कितने आएंगे? डिफॉल्टर मिल गया एक, 3,000 शेयर्स पड़े थे उसके पास, बस 5 मिनट में आ गए।
हाँ 6,000 रुपीज, 3,000 शेयर है उसके पास और 2 रुपए के हिसाब से उसने 6,000 नहीं दिए, बिल्कुल ठीक। 6,000 यहाँ से माइनस कर दो, कितने दे देंगे वो? 1,54,000। फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, पूरे पैसे जाएंगे कितने? 80,000, 1,00,000, 80,000। सिक्स एंट्री, फर्स्ट कॉल के पैसे आने वाले हैं। कितने पैसे नहीं आएंगे? कितना? हाँ 77,000 आ गए। डन। ये क्या है? नहीं ये तो लास्ट में 77,000 के अलावा कुछ और बता रहे हो? हाँ